नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम एमपी टेट वर्ग 3 का प्रीवियस ईयर सॉल्व के पेपर करेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में आज हम हिंदी भाषा की बात करेंगे और भाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर पोर्शन पढ़ते आ रहे हैं। हमने हमने डीएलएड किया है उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदी पेडागोजी हमने पढ़ा है। तो हिंदी पेडागोजी में सभी लोग जानते हैं 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर में हमें पता है कि 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर के अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। चलिए 30 नंबर अगर पक्के करना है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी लोगों को फीडबैक करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला पूछा गया था, आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि कक्षा में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है। आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप लोग स्वयं बताइए, अगर कक्षा में भाषा के या अगर मान लीजिए हिंदी के ही आप लोग सब्जेक्ट दे दिया जाता है हिंदी पढ़ाने के लिए, तो आप भाषा के शिक्षक की भूमिका यानी आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं सेटिंग बना लेता हूं, कहीं ना कहीं सेटिंग में थोड़ा सा लग रहा है। चलिए सेटिंग बनाकर फिर चलिए सेटिंग बन चुकी है। चलिए आइए सभी लोग यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा पूरी पाठचर्या में विद्यमान होती है। भाषा जो होती है, क्योंकि भाषा क्या होती है, पूरी पाठचर्या में ही विद्यमान होती है, ये ऑप्शंस का कहना है। और साथ साथ में क्या ऑप्शंस कह रहा है कि विद्यमान होने के साथ साथ भाषा का ज्ञान सामाजिक संबंधों को कई स्तरों में मजबूत करता है। क्या करता है यह, सामाजिक संबंधों में कई स्तरों में जो है मजबूत करता है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह अन्य विषय के शिक्षकों के समान होती है, अप्रासंगिक होती है। अब कौन कौन से होगा, गौण होती है। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सभी लोग बताइए। आप सभी लोग ज्ञानी स्तर व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि हिंदी पेडागोजी में कैसे समझते हैं और कैसे समझ के सटीक उत्तर देना है, आंसर देना है। जब कक्षा में भाषा के शिक्षक पूछी जा रही है तो भाषा के शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली बात, पहली लाइन सही हो चारों और देखेंगे चारों ऑप्शन में पहली लाइन बिल्कुल सबसे बड़ी लाइन दी गई है और जितने भी शब्दों का यूज किया गया है सभी पॉजिटिव दिए गए। कैसे, जैसे संपूर्ण क्योंकि भाषा पूरी पाठचर्या में विद्यमान है, तो विद्यमान क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगला इसमें जोड़ दिया गया कि भाषा ज्ञान सामाजिक संबंधों के कई स्तरों में होता है, तो सभी बिल्कुल स्वाभाविक रूप से यहाँ पे सही दिया गया है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा जो है ऑप्शंस नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। हमारी कोशिश रहेगी जो अगला प्रश्न आएगा वो आपको पूरे ऑप्शंस जो है स्क्रीन पर दिखाई दें। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं प्रश्न। दूसरा भी प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ के कमेंट करिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, ब्रदर सिस्टर गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न हमारा द्वितीय प्रश्न पूछा गया है, पेडागोजी का प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है कि भाषा की पाठ पुस्तक में खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। मान लीजिए कोई भाषा की पाठ पुस्तक है, क्या कह रहा है प्रश्न, मान लीजिए कोई भाषा की पाठ पुस्तक है और उसमें पूछा जा रहा है कि संबंधित पाठ होना चाहिए। क्या वह संबंधित पाठ संस्कृति होगी, साहित्य होगा, विज्ञान होगा या गणित होगा। अब हमें यह समझना है, यहाँ पे भाषा की पाठ पुस्तक का जिक्र किया गया है, तो भाषा की पाठ पुस्तक संस्कृत भी हो सकती है, लेकिन यह हिंदी भाषा है तो संस्कृत कैसे हो सकती है। फिर विज्ञान तो ये साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, गणित भी ये साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, तो बचता है साहित्य। और आपने हिंदी में साहित्य पढ़ा होगा, साहित्य शब्द आपने सुना होगा, चाहे 9, 10, चाहे 11, 12 में सभी में आपने हिंदी पढ़ा होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज का फैक्टर है, भाषा है और भाषा आप कहीं भी पढ़ेंगे, भाषा आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साहित्य जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है लास्ट में 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, ये भी कमेंट करके बताना है, क्योंकि आने वाले चयन परीक्षा के लिए प्रिपरेशन मजबूती से तैयारी करना है और तैयारी यहीं से शुरुआत होगी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा सीखने में पाठ पुस्तक। जब हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो उसमें जो पाठ्य पुस्तक होती है, क्या वह साध्य होती है, साधन होती है, एक मास संसाधन होती है, एक विधि होती है। मुझे लग रहा है ऐसा कोई पेपर न होगा ये प्रश्न पूछा ना गया, हर पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो कोई भी चीज ये समझ लीजिए जिसके बिना हम रह नहीं सकते,
जिसके बिना हम रह नहीं सकते वह हमारी साध होती है, और जिसके लिए केवल रास्ता होता है, थोड़े समय के लिए होता है, फिर छूट भी जाता है, फिर पकड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? साधन। मतलब हिंदी भाषा क्या, अगर सीखना हमें तो हमें मान लीजिए किसी इस स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो किसी किसी वाहन की जरूरत होगी, या हमें अपने पैरों द्वारा चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ में किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ेगी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। उसी प्रकार से अगर हिंदी भाषा सीखना है तो पाठ पुस्तक क्या होगी? वह पाठ पुस्तक आपके लिए साधन का कार्य करेगी। ठीक है, तो कई बार पूछा गया, रिपीट हो रहा है बार बार, इसको पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। हो सकता है ये प्रश्न आए, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति पूछी गई है, तो ये भी आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। क्या केवल व्यवहारिक होगी तो केवल शब्द पेडागोजी में नेगेटिव हो जाएगा, केवल साहित्य होगी इसमें भी केवल, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अगला है साहित्यिक एवं व्यवहारिक दोनों, ना तो साहित्यिक ना तो व्यवहारिक, ये भी नहीं होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति साहित्यिक भी होती है और व्यवहारिक रूप में भी होता है, दोनों चीजों में होता है। क्या होता है? व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है वह आपके साहित्यिक रूप में भी होगी और व्यवहारिक रूप में भी होगी, यानी कि आपकी ये दोनों रूपों में होगी। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोगों को फीड करना है, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। एक एक क्वेश्चन का कमेंट करना है, एक एक क्वेश्चन का निचोड़ का कमेंट करना है, एक एक क्वेश्चन का निचोड़ करके आपको समझाएंगे, आपके माइंड की मेमोरी में सेव करेंगे, क्योंकि यही चीजें, यही नॉलेज, यही जो आपका समझेंगे इस प्रश्न को, ये आपके किस में काम आएगा? एग्जाम हॉल में काम आएगा। एग्जाम हॉल में काम आएगा, इसलिए अगर आपको स्कोर बेटर करना है तो समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है? सभी लोग बताइए। द्वितीय भाषा, हिंदी प्रथम भाषा भी होती है, द्वितीय भाषा भी होती है, डिपेंड करता है आप पर क्या कैसा चयन करते हैं एग्जाम टाइम में। यहाँ पे दिया गया द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है, तो आप सभी लोग जानते हैं केवल शुद्ध उच्चारण, तो केवल शब्द यानी निगेटिव हो गया, केवल दे दिया गया मतलब ध्वनियों का बोध, ये भी निगेटिव हो गया, केवल अभ्यास करना, ये भी निगेटिव हो गया। अब हमें अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है वो तीनों चीजें दी गई हैं और इनसे केवल भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अभ्यास करना, शुद्ध उच्चारण, ध्वनियों का बोध, ये तीनों क्या होती हैं? द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय क्या होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन दिया रहेगा, क्योंकि यह तो निगेटिव दिया गया, अभ्यास करना, शुद्ध करना और ध्वनियों का बोध करना, ये तीन चीजें दी रहेगी तो समझिए पॉजिटिव है। ठीक है, अगर केवल दिया जाए तो वह निगेटिव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कबीर अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण क्या होगा? सिनेमा एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब अनुभव किया जाए और बच्चों में हिस्सा सब जोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। सभी बच्चों को सिनेमा एफएम आदि का बहुत शौक है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर अनुभव के साथ साथ हिस्सा जोड़ दिया जाए तो ज्यादा सकारात्मक हो जाता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है। बच्चों को केवल संचार के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है, तो केवल दे दिया गया, कोई जरूरी नहीं है कि इसी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। सिनेमा एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं रहा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है कि सिनेमा एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बिल्कुल प्रमुख कारण होगा जब कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा और एफएम की चर्चा की जा रही होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदी पेडागोजी में इतना कठिन प्रश्न पूछा गया। आप लोगों ने सभी ने अच्छा स्कोर किया हिंदी में, मुझे पता आप लोगों को कमेंट आ रहे थे, मैं देख पाता हूँ, और प्रत्येक का कमेंट यहाँ पे रिप्लाई मिलता है, क्योंकि आप लोगों का परिवार है, ये आपका अपना टीटी फैमिली है, आप सभी शिक्षकों का परिवार है। ठीक है, चलिए समझिएगा। इनमें से शैक्षणिक उपचार का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? अब प्रयोजन तो जानते होंगे, प्रयोजन क्या होता है सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। केवल शैक्षिक कठिनाइयों का निवारण, केवल शिक्षा संबंधी दोषों का निवारण, शैक्षणिक कठिनाइयां दोषों दोनों का निवारण, या बालकों की केवल वर्तनी शुद्ध का निराकरण। अब मान लीजिए हमें प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप उत्तर दे लेंगे। हमें प्रश्न नहीं पता, हम प्रश्न को देखें भी नहीं, फिर भी इसका उत्तर हम सटीक उत्तर दे लेंगे। कैसे दे लेंगे? अब देखिए, ये केवल
ये केवल, केवल वालों को भगा दिए। पेडागोजी कहती है जितने भी केवल कहे कि केवल मैं, पेडागोजी में मैं शब्द बिल्कुल क्या है, गेट के बाहर भगा देते हैं। जो मैं शब्द होता है हमेशा, जो केवल शब्द होता है उसको गेट के बाहर भगा दिया जाता है, और पेडागोजी में यही नियम लागू होता है। तो यहाँ पे शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निराकरण, दोनों चीजें जो दी गई है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक आइडेंटिटी क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है। अब ये निगेटिव आ गया। अब जब निगेटिव प्रश्न आ गया तो हमें क्या है, निगेटिव ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा, यहाँ पे खोजना है। देखिए, कौशल की एक गतिविधि नहीं है, परिचर्चा, वार्तालाप, खेल कूद या भाषण। अब इनमें से आप लोग बताइए क्या यहाँ पे बोलने कौशल की एक गतिविधि नहीं हो सकती। तो सभी लोग जानते हैं अगर परिचर्चा करेंगे, चर्चा शब्द है तो बोलकर ही चर्चा की जाएगी। क्या मौन रख के कोई चर्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए परिचर्चा क्या हो जाएगी, ये बोलने कौशल की एक गतिविधि हो जाएगी। वार्तालाप करेंगे नहीं, इसमें भी बोलचाल का जिक्र हुआ है, अगर इसमें भी हम बोलचाल करेंगे इसमें भी हमारे क्या आ जाएगी, एक बोलने कौशल की गतिविधि आ जाएगी। ठीक है, अगर भाषण करेंगे इसमें भी बोलेंगे, इसमें भी आपकी बोलने कौशल की एक गतिविधि आ जाएगी। लेकिन ये ध्यानपूर्वक समझिए, क्या हम खेल कूद में बोलने कौशल की एक गतिविधि हो सकती है, लेकिन सभी में देखा जाए परिचर्चा, वार्तालाप, भाषण, इन तीनों में सबसे ज्यादा है। खेल कूद में कोई जरूरी नहीं है, साइलेंट होकर भी खेला जा सकता है, कुछ ऐसे गेम्स हैं। तो बोलने कौशल एक गतिविधि क्योंकि गतिविधि दी गई है, तो खेलना कोई गतिविधि नहीं होती बोलने की। ठीक है, तो ये आपका खेलना सब निगेटिव हो जाएगा, ये नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे, यानी तीनों ऑप्शंस हो जाएंगे। तो दोनों तरह से हमें समझना है, पॉजिटिव में भी समझना है, नेगेटिव में भी समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है, सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक समझकर। ठीक है, प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां और संवेगों की संख्या पूछी गई है। मैकडूगल ने कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो संवेग हैं, कितने दिए गए हैं, 14 दिए गए। कितने दिए गए, 14। ठीक है, 14 संवेग दिए गए हैं। और आपके शिक्षक भर्ती में बता देता हूं, ऐसा कोई एग्जाम ना होगा जिसमें हिंदी पेडागोजी में मैकडूगल का जिक्र ना हो और मैकडूगल से एक प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैकडूगल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां पूछी जाए चाहे संवेग पूछा जाए, दोनों में कितने होंगे, 14 हो जाएंगे। यानी जो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया 14 वाला, वही हमारा यहाँ पे सही बिल्कुल दिया गया है, सटीक दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये समझते हैं, जानते हैं कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का क्या कर रही है, आदि वाक्यों को प्रयोग करती है। अगर मंदिरा इन वाक्यों का प्रयोग कर रही है तो मंदिरा जो है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। अब केवल दे दिया गया, समझिएगा, देखिएगा किसमें किसमें केवल है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है। तो केवल 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 इनको गेट के बाहर निकालिए। गेट के अंदर किसे करना है, थर्ड ऑप्शन को, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी है। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। अब स्क्रीन पर देखिए सभी लोग, क्या आप लोगों को दिख पा रहा है ना, कैसे हमें क्वेश्चनों को हल करना है, प्रश्नों को हल करना है, इसी प्रकार से हमें हल करना है। ठीक है ना, चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारे से प्रश्न है, इसलिए प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। अब व्यक्तिगत शिक्षण भी जो शब्द दिया गया इसको समझिएगा, कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पे सकारात्मक निगेटिव हमें समझना है। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है विषय परक शिक्षक में, बाल केंद्रित शिक्षा में, ऑनलाइन शिक्षा में या ऑफलाइन शिक्षा में दिया जाता है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, बाल केंद्रित, विषय परक। अब इनमें से देखिए सभी ऑप्शन में क्या आपको लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पेडागोजी में ऐसा कौन सा आपने ऑप्शन पढ़ा होगा, याद करिए। जो हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, या आपने पेपर में पढ़ा है, या आपने कहीं भी पढ़ा होगा,
लेकिन कौन सा शब्द आपको ज्यादा प्रिय लगता है? पेडागॉजी। पेडागॉजी में ज्यादातर किस पर केंद्रित होता है? शिक्षा शास्त्र किस पर केंद्रित किया जाता है? बाल केंद्रित, बाल पर, यानी बालक पर, विद्यार्थी पर, ठीक है, शिक्षार्थी पर किया जाता है। तो व्यक्तिगत दिया गया है, तो व्यक्तिगत शिक्षण को महत्वपूर्ण बाल केंद्रित शिक्षा में ही दिया जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। देखिए, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है वह किस प्रकार की होती है, कौन सी होती है? क्या वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, संघीय या क्षेत्रीय भाषा होगी, विदेशी भाषा व संघीय भाषा होगी, या अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर, जब उच्च प्राथमिक स्तर का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होगा। देखिए, जहां भी प्राथमिक शब्द जुड़ा रहे, ये समझिएगा, जहां पर भी आपको प्राथमिक शब्द या प्राइमरी शब्द जुड़ा रहे तो मातृभाषा, क्षेत्रीय मातृभाषा तो जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि बच्चा शुरुआत में मातृभाषा से ही सीखता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसका जो वातावरण, एनवायरमेंट होता है स्टार्ट में, माता पिता अपने समाज का, मोहल्ले का, गली मोहल्ले, गांव का जो माहौल होता है वह आपके मातृभाषा से ही शुरू होता है। इसलिए इनका जो कनेक्ट अगर प्राथमिक स्तर पे कोई दिया जाता है तो उसमें मातृभाषा का जिक्र आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पूछा गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है कि नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक होगा महत्वपूर्ण? कौन सा जो है यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? सभी लोग बताइए, सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे समय ले सकते हैं, एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। यहाँ पे समय ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, समझिए, देखिए और कमेंट करिए, क्योंकि ये समय, अगर यहाँ समय ले लिया तो एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, सटीक उत्तर दे पाएंगे और अव्वल नंबर आके सिलेक्शन पालेंगे। तो नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आएंगे, कभी 2+ आएंगे, कभी 3+ प्रश्न आएंगे पूरे पेपर में। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन नाटक शिक्षण को लेकर पूछा गया है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है? मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। अब देखिए, नाटक शिक्षण है, ध्यान रखिएगा, नाटक शिक्षण को देख के हमें ऑप्शंस को पढ़ना है। पढ़े गए नाटक का मंचन, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, या लिखित परीक्षा। देखिए, ईएसबी का कहना है कि नाटक जो शिक्षण होता है सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना होता है। क्योंकि नाटक जो कार्य होता है, जब तक हम अच्छी चीजें लिखी नहीं रहेंगे तो कैसा अनुभव करेंगे? क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी ना, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे आपके सिनेमा हो, बिना स्क्रिप्ट के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब नाटक शिक्षण जो में होता है मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हमें लिखने में सुंदरता क्या करना है? सुंदरता नहीं करना, हमें क्या जरूरी है? हमें जरूरी है पढ़े गए नाटक का मंचन। हमें क्या जरूरी है? जो पढ़ा गया है नाटक उसका मंचन जरूरी होता है, ठीक है। अक्सर हम गलतियां कर देते एग्जाम में, इन गलतियों से समझना है, ठीक है। हम सुंदर देख, क्योंकि नाटक है, नाटक में बोलेंगे सुंदर शब्द दे दिया गया है, नाटक में सुंदर दिखने वाले लोग रहते हैं, अगर सुंदर दिखेंगे तो ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो सुंदर शब्द कैसे सटीक होता है वो मैं आपको समझाने वाले हैं, समझाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, पढ़े गए नाटक का मंचन ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा, याद रखिएगा। क्या होगा यहाँ पे? पढ़े गए नाटक का मंचन। जो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है उस पर, जो पढ़ने के बाद उस पर जो स्क्रिप्ट दिखाई जाती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जब एक भाषा के अंतर्गत कई अलग अलग रूप उसके बदल जाते हैं उसे बोली बोली जाती है। क्योंकि क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, अगर आप 100 किलोमीटर चले जाइएगा तो उसकी क्षेत्रीय बोलियां बदल जाती हैं। क्या है? अगर 100 किलोमीटर अपने डिस्टेंस से चले जाइएगा, पड़ोसी जिले में चले जाइएगा, वहां पे आपकी बोलियां बदल जाएंगी।
इसका कहना यही है कि जब एक भाषा के अंदर कई अलग अलग रूप होते हैं या अलग अलग रूप में विकसित हो जाती है तो उसी को ही बोली कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वही आप लोगों का सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज में दिया गया है, गद्यांश दिया गया है कि कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जमी। यह कोई कल्पना और व्यक्तित्व से एक कोई गद्यांश उठा लिया गया है और इस गद्यांश से रिलेटेड आइए प्रश्न को देखते हैं क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस गद्यांश से। देखिए इस गद्यांश में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है। कह रहा है कवि या श्रोता के अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है, सभी लोग बताइए। तो हमने क्या पढ़ा था, यहां पे देखिएगा गद्यांश पे, सभी लोग गद्यांश में देखिए, गद्यांश पे ध्यान रखिएगा। ये आपका देखिए यहां पे दिया गया है, व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है। ये लाइन देखिएगा, यहां पे आपको उत्तर दिया गया है, पहले प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का, यानी जो डी ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोगों को दिया गया है, इसका उत्तर सटीक हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला प्रश्न इस गद्यांश से क्या पूछा गया है, इस गद्यांश से पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय दृष्टि ने काव्य में सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। क्या कह रहा है, भारतीय दृष्टि के अनुसार काव्य में सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा, इस गद्यांश में देखना पड़ेगा किसकी की गई। चलिए सभी लोग यहां पे देखिए, ये पूरा गद्यांश दिया गया है, किसकी की गई है, सभी लोग देखिए। अब आप देखिएगा यहां पे इस लाइन पे देखिएगा, दिया गया भारतीय दृष्टि से भाव पक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। क्या दिया गया है, सब कुछ गद्यांश में दिया जाता है, दोनों आंख के खोल कर हमें गद्यांश को पढ़ लेना है। हम अक्सर क्या करते हैं, समय बचाने के लिए गद्यांश को पढ़ते नहीं, डायरेक्ट प्रश्न का सही उत्तर देने पर निकल पड़ते हैं, सही उत्तर देने लगते हैं। तो ये गलती करना है, क्योंकि जब आप गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको प्रश्न को पढ़ने के जस्ट बाद आपको उत्तर पता चल जाता है। तो ये आपको फॉलो करना है, गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, रस के सिद्धांत। अब देखिए ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा, हम ऑप्शन को देखेंगे रस का सिद्धांत किसमें दिया गया है, तो देखेंगे आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, रस के सिद्धांत या रस सिद्धांत की। तो सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो ग्रामर पोर्शन हमें पढ़ना पड़ता है। ग्रामर पोर्शन अगर हिंदी में पढ़ लेंगे, हिंदी बहुत ही सरल है, लेकिन जो सरल होती वही कठिन होती है, क्योंकि सरल चीजों को हम छूते नहीं है, टच करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सोचते हैं सरल होगी और वही एग्जाम में काम गड़बड़ करती है, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करना है। चलिए, निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में किया गया है। क्या भाई, युग युग, बड़ी बड़ी, एक एक, धीरे धीरे। अब इसमें कह रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे देख दिया गया है, हमें डायरेक्ट दिख गया, यहाँ पे धीरे धीरे दिया गया ना, यही तो पूछा गया है, शब्द युग्म पूछा गया है, मतलब वही शब्दों का युग्म पूछा गया, गद्यांश में किया गया तो धीरे धीरे किया गया, हमें यहाँ पे दिख गया, ठीक है, एक ही नजर में दिख गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई। इस गद्यांश में जो है एक चर्चा की गई है, किसकी, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर की गई। तो जिस तत्व को लेकर इसमें की गई है वह तत्व हमारा क्या है, कल्पना और व्यक्तित्व की। पहले हमने बता दिया कल्पना और व्यक्तित्व का जिक्र है, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा। जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया गया है, कार्डिनल क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी सॉल्व पेपर चल रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस बार इतना करना है, इस बार आपके सपना साकार होना चाहिए, माता पिता के सपने साकार होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक। मैंने बताया कारक जो होते हैं ना, ये कारक को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो ये कारक है आपको एक नंबर पक्का करेंगे। जो चीज परफेक्ट है, आना ही आना है, तो उसको अभी से परफेक्ट करते जाइए। तो कारक पढ़ लीजिएगा अभी,
इस क्लास को देखने के बाद आपको पहला काम है कारक पढ़ना, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स को देखना। अपादान कारक, अपादान का सबसे बड़ा हमें पहचानना है से, क्या होना चाहिए, से। अब देखिए किसमें से दिया गया, हिरण शेर से डरता है, से दिया गया। ठीक समय पर आना, तो इसमें पर दिया गया है। भाई ने बहन के लिए, अब के लिए दे दिया गया है। रविवार को विद्यालय बंद है, तो को दिया गया है। सभी की पहचान है, कारक में सभी की पहचान दी गई है और चारों महत्वपूर्ण है, चारों कारक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सभी लोग बताइए यहाँ पे। देखिए जहां पर से आता है तो मैंने अपादान बता दिया। अपादान का हमें कैसे पता चलेगा, कहीं ना कहीं बीच में से होगा, से वाक्य को जोड़ा जाता है। अगर कहीं पर मान लीजिए आपका के लिए आता है, के लिए किसके लिए होता है, के लिए होता है संप्रदान के लिए। क्या हो जाएगा, के किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान कारक। अगर को आता है, को हम किसको डिनोट करते हैं, सभी लोग बताइएगा, को किसको होगा, कर्म कारक पर हो जाएगा। में पर भी आता है, एक में और पर लिखा रहता है ना, तो किस पर आएगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। में पर कौन सा कारक आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष होगा। कल्पना जो है काव्य का कौन सा पक्ष होगा, तो कल्पना शब्द होगा बोध पक्ष। कल्पना शब्द काव्य में कौन सा पक्ष कहलाता है, कल्पना जो होता है वह हमारा बोध का पक्ष कहला जाएगा, बोध पक्ष कहलाएगा। भाव पक्ष, कला पक्ष, इनसे भी प्रश्न आता है। पिछले पेपर में भाव पक्ष, कला पक्ष से प्रश्न आया था, इसमें बोध पक्ष से प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। इस पेपर के बाद भाव पक्ष, कला पक्ष, बोध पक्ष तीनों को पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट होगा ये भी बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान को देखिए, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि एक ही टॉपिक से सभी प्रश्न, सभी अलग अलग टॉपिक से पूछे गए, इसलिए इंपॉर्टेंट। लोकोक्ति, जस दूल्हा तस बनी बराता, इनमें से लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जस दूल्हा तस बनी बराता, मतलब जैसा दूल्हा वैसे उसकी बराती। अत्यधिक हानि पहुंचाना होगा नहीं। धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या फिर। आइए दो ऑप्शन और पढ़ते हैं। जैसा मुखिया वैसा अन्य सभी, ये हाँ हो सकता है, क्योंकि दूल्हा तो मुखिया कहला गया। भाई शादी किसकी हो रही, दूल्हे के। अगर दूल्हा नहीं होगा तो बाराती किस काम के, दूल्हा इसलिए बाराती है, अर्थात मुखिया जैसा होगा उसके अन्य साथी भी होंगे, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन को छांटना है, चयन करना है। पहले पूछा जाता था सत्य का चयन करिए, सत्यता बताइए। अब कहते हैं जो गलत होता है उसको बताइए। सभी लोग, मान लीजिए 10 लोगों को खड़ा कर दिया गया और उसमें फिर पूछा जाता है इसमें गलत कौन है बताइए। चलिए इसी प्रकार से ये प्रश्न में पूछ लिया गया है कि इसमें से जो असत्य कथन हो वो आपको चयन करके हमें बताना है। चलिए, तो असत्यता की जांच करना बहुत ही सरल है, क्योंकि जो गलत होता है उसकी आंखें बता देती है कि ये गलत है। चोर को पुलिस क्यों पकड़ लेती है, क्योंकि वो डरता है, दबता है, उसको पीछे जाएगा, लाइन में होगा तो पीछे चला जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, कक्षा में आप लोग पढ़ाते होंगे कहीं ना कहीं, जिस बच्चे से मान लीजिए आपने शाम को होमवर्क दिया होगा पढ़ाने के लिए, तो जिस बच्चे से ना बनता होगा तो पीछे छुपेगा, ऐसे ऐसे लुकता नजर आएगा सर, जैसे मतलब पीछे नंबर आए, हो सकता है टाइम ओवर हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, तो मैं बच जाऊंगा। तो ये चीजें होती है, चोर कितना भी करे होशियार हो, उसकी आंखें बता देती है। तो प्रश्न हमारा दिया गया है असत्य कथन का चयन करना है। तो कल्पनाओं में आय रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध होता है। कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में, श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में, समझे जाने वाले देखने का आनंद कुछ विलक्षण है। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी है जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर भड़कीली और विचक्षण को कर पाते हैं, देखते हैं। या पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का अध्ययन भाव पक्ष से हट गया, बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम देखें असत्य कथन हमें कौन सा बता रहा है। देखिए, कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में, श्रोता पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे।
तो तमाशबीन शब्द कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पेडागॉजी में पूछा गया है, इसलिए हमारा ये असत्य हो जाएगा। बाकी हमारे क्या दिए गए हैं, सत्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब काव्यांश को पढ़िएगा। काव्यांश हमारा क्या कह रहा है, देखिए काव्यांश दिया गया है। काव्यांश दिया गया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दो फेंक तज कर मोहि स्मृति के सार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी ये धार। ये आपका कवि पूछा गया, कविता दी गई है। अब इस कविता से हम क्या करेंगे, प्रश्न का सही करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न इस कविता से, हमारे इस पोएम से क्या प्रश्न पूछे गए, इस काव्यांश से क्या प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न कह रहा पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। और हमने देखा है 2022 के एग्जाम में भी और इस एग्जाम में भी शीर्षक जरूर पूछा गया है। शीर्षक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कैसे शीर्षक पता कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लाइन देखिएगा, कह रहा है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। तो विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है ऑप्शंस में। ऑप्शन में देखिए किसी में भी विज्ञान का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन एक ऑप्शन में किया गया विज्ञान से सचेत। इसका उचित शीर्षक हो जाएगा विज्ञान से सचेत। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, जितना अच्छा समझेंगे जुड़ेंगे उतना बेहतर तरीके से सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य को किससे सावधान रहना चाहिए। मनुष्य यानी हमें जो है इस पद्यांश के अनुसार किससे सावधान रहना चाहिए, विज्ञान से, स्मृति के सार से, कांटों के तुच्छ से या तजकर मोह से। तो हमें किससे सावधान रहना है, विज्ञान से। इस पद्यांश के अनुसार किससे सावधान रहना, हमें विज्ञान से सावधान रहना है। कह रहा है ना यहाँ पे विज्ञान में सावधान मनुष्य, क्या कह रहा है, पहली लाइन में दिया गया है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। विज्ञान को यहाँ तलवार रूपी बताया गया है, इसीलिए इसको सावधान करने का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारे से सभी लोगों को कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ में फूल और कांटों से कवि का क्या तात्पर्य होता है। क्या भाई आग और पानी का जिक्र है, दिन और रात से है, सुबह और शाम से है, लाभ और हानि से। फूल और कांटे, तो इस कविता का रसास्वाद करने के बाद हमें पता चलता है, रसानुभूत करने के बाद हमें पता चलता है कि फूल और कांटों से हमारा तात्पर्य क्या होता है, लाभ और हानि से होता है। किससे होता है, लाभ और हानि से तात्पर्य हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे लाइन दी गई, देखिएगा देखिएगा ये लाइन हमारी दी गई, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर बार पद्यांश बदला जाता है। कह रहा है स्मृति का विलोम बताइए। तो विलोम तो आपसे बनना चाहिए, विलोम मतलब उल्टा, मेल का फीमेल, क्या हो गया, विलोम हो गया, दिन का रात हो गया। इसी प्रकार से स्मृति यानी याददाश्त, तो जिसको याददाश्त नहीं रहती उसको क्या बोलते हैं, आकृति, मतलब कोई आकार बना देना तो आकृति कहला जाती है। विस्मृति को भूलना कहते हैं। विस्मृति क्या बोला जाता है, भूलना, और स्मृति को याद करना। इसका स्मृति का विलोम विस्मृति हो जाएगा, यानी जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वही आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए फटाफट अंदाज में प्रश्न करेंगे, बहुत ही कम 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को फटाफट अंदाज में कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, सुख दुख शब्द में है क्या है। सुख दुख शब्द में द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। सभी लोग बताइए, सुख दुख दोनों पद प्रधान जहां होते हैं वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। जहां पे संख्यावाचक शब्द का जिक्र होता है वहां पे द्विगु समास होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब बचता है अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। इनका दोनों को कमेंट करके बताइए, इनकी क्या पहचान है, सभी लोग बताइए। बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, ये 4 ऐसे समास है जहां से एक प्रश्न आना तय है।
चारों समास के एग्जाम्पल पढ़िए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपका 1 नंबर पक्का करेगा, याद रखिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है, आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, आपके इम्तिहान में। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, सभी लोग बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग फटाफट बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कहीं ना कहीं इसमें 3 होते हैं, मैंने पढ़ा है 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब आप बोलेंगे 3 कौन कौन से होते हैं, चलिए कमेंट करके बताइए सभी लोग, 3 इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? सभी लोग बताइए, यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग बताइए फटाफट। पहला होता हमारा उत्तम, उत्तम पुरुष, इसके बाद होता है मध्यम पुरुष, और इसके बाद होता है अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है? अधिकरण कारक, तो अधिकरण में हमें कैसे पहचान लेंगे कि यह अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक में क्या आना चाहिए? में पर। अगर ये शब्द आ रहा है तो हम जान जाएंगे यह अधिकरण कारक है। शिकारी ने शेर को बंदूक मारा, को तो ये नहीं होगा। ठीक समय पर आना, तो पर शब्द आ रहा है, ये हो जाएगा। मुझे, अपने, मुझे से, तो से दे दिया गया, ये भी नहीं होगा। सीता रोहन की दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो में और पर अगर शब्द आता है तो हमारा अधिकरण कारक हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? लास्ट क्वेश्चन सभी लोग बताइए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन इनमें से किसका है? सभी लोग बताइए। कथन स्टेटमेंट पूछ लिया गया, क्या यह रोन्टेजन का है, विलियमसन हॉकिंग्स का है, एडवर्ड जेनर का है, या मैकडूगल का है? सभी लोग बताइए, सभी लोग सर्च करिए यहाँ पे, सभी लोग फटाफट बताइए हमें कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए सभी को कमेंट करना है यहाँ पे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे कमेंट कर पाते हैं। सभी लोग कमेंट करिए। चलिए आंसर हमारा आ चुका है, कमेंट भी आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। क्या आप लोगों को कमेंट आ गया है? सभी लोग बताइए। देखिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कई चीजें आती हैं, और यहाँ पे आंसर होगा मैकडूगल माना गया है। मूल प्रवृत्तियां का जब भी जिक्र होगा मैकडूगल का नाम आएगा, और मूल प्रवृत्तियों से प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई शिक्षक भर्ती का एग्जाम ना हुआ हो जिसमें मैकडूगल का जिक्र ना किया गया हो, और मैकडूगल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो पेडागॉजी में क्या क्या कंसेप्ट हमें पढ़ना है, सभी कंसेप्ट पे हम चर्चा करते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। क्यों समझाने का प्रयास करते हैं? क्योंकि आप जो लोग मेहनत करते हैं, हमें भी लगता है कि आप लोग जब दिन रात मेहनत करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी हम हेल्प कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप सक्सेस होंगे, जब आप अपना टारगेट अचीव करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा अच्छा ही सोचेंगे, और हमें क्या है, पॉजिटिव वेव्स मिलेगी, तो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव, तो बेहतर है। और सभी लोग जानते हैं कि सपने वो नहीं हम जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, और सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो हम भी आप लोगों के लिए दिन रात जागते हैं, और हमारा सपना है आपका सपना पूरा करना। तो जब सपना मिल जाते हैं तो 2 पॉजिटिव वर्ड मिल जाते हैं, तो जब 2 पॉजिटिव वर्ड मिल जाते हैं तो सपना साकार होता है। आपका सपना साकार होगा तो हमारा सपना साकार हो जाएगा। मिलते हैं आपके अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।